सर, आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, और जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ये तमाम वो जगहें हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर रहता है। और क्योंकि इस वक्त इन जगहों पे भीड़ नहीं रह रही है, ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन को बहुत कैंसिल कर दिया गया है ताकि वायरस उतनी तेजी से स्प्रेड ना हो। मैं देख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सितंबर तक हम 700 मिलियन अडल्ट्स को एक डोज एटलीस्ट दे देंगे, ताकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर जाए और हमारी इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर जाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को ये बात समझाएं कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के टर्म्स में भी अगर हम देखें और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, कि ये वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे इकोनॉमी की रिवाइवल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि जो लॉकडाउन है वो मरीज का वो मर्ज का इलाज नहीं है ना। वो तो सिर्फ ये है कि लोग मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत विरुलेंट है ना। विरुलेंस का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे फैलता रहता है ना? तो उस फैलाव को रोकने के लिए, जिससे कि आपका हेल्थ सिस्टम ब्रेक डाउन ना करे, है ना। क्योंकि अगर आपका हेल्थ सिस्टम से ज्यादा जो मतलब हो जाए, जैसे कि दिल्ली मुंबई वगैरह में देखा गया, तो उसमें होता क्या है कि फिर जो हेल्थ सिस्टम ब्रेक डाउन करता है तो डेथ ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन और फैल जाता है। तो इसलिए लॉकडाउन सिर्फ कम कर देता है वो फैलाव को, न कि खत्म कर देता है। तो अभी जो सिचुएशन है, हमें लॉकडाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन ही एक तरह का क्योर है। तो अगर आपने वैक्सीनेट करा लिया तो फिर आपको अगर हुआ भी बीमारी तो वो बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं होगी, वो आप मतलब घर में ही बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं उसको, तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, जबकि 60 या 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता है तो फिर वो स्प्रेड भी रुक जाता है और फिर लोग अपने काम पे जा सकते हैं। तो इसलिए जो ये बात की जाती है, अब सवाल उठता है कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच जाएंगे इस साल के अंत तक। सितंबर की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे देश में अगर 70% पे अगर हर्ड इम्यूनिटी मानी जाए तो मतलब हो गया कि 84 करोड़ लोगों को जो इंजेक्शन लगना चाहिए, सॉरी 98 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए अगर 70% के लेवल पे हमको पहुंचना है। तो इसका मतलब ये करीब 200 करोड़ वैक्सीनेशन की जरूरत है, जबकि अभी तक हमने सिर्फ 25 करोड़ ही लगाए हैं। तो अभी से लेके इस साल के अंत तक अगर हमें 175 करोड़ और वैक्सीन के डोज लगाने हैं, तो अगले 7 महीनों में आप कैलकुलेट करें, यानी कि करीब करीब 20-22 करोड़ हर महीने आपको लगाने पड़ेंगे। जबकि अभी आपकी रफ्तार जो चल रही है वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 करोड़ प्रति माह चल रही है। तो इस रफ्तार से अगर हम चले तो अगले साल के अंत तक भी हम हर्ड इम्यूनिटी पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम लोग बहुत ही ढील दे दी। अगर आप देखें कि जब अमीर देशों ने पिछले जुलाई 2020 से ही डोजेज ऑर्डर कर दी थी, खरबों डोजेज उन्होंने ऑर्डर कर दी थी, एडवांस दे दिया था कंपनियों को, तो वो जुलाई से तैयारी कर रहे थे कि को परमिशन मिलेगी, हम जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करेंगे। तो अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, चीन ने खूब तेजी से वैक्सीनेशन में 2 करोड़ डोज रोज लग रहे हैं, यानी कि महीने के 60 करोड़, है ना। जबकि हमारे यहाँ 6 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हम महीने का। तो हमने ऑर्डर नहीं किया डोजेस को। तो जबकि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उसने कहा था कि हम 100 करोड़ डोजेस बना सकते हैं साल के, पर उनको ऑर्डर 10 जनवरी तक नहीं मिला, जबकि हमारा कैंपेन 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था। और देशों ने पिछले जुलाई 2020 से ऑर्डर दे रखे थे, उनको खरबों डोजेस उन्होंने बुक कर लिए थे। तो अब इस समय हुआ क्या कि हमारे पास डोजेज ही नहीं थे, और क्योंकि उस समय रिलैक्स हो गया था, हमने ये मान लिया कि हम विश्व गुरु हैं, हमने तो डील कर लिया है और उन्नत देश जो परेशान है, और देखो हमने कितना अच्छा कर लिया। तो एक जो कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, तो हमने शुरू किया कि हम 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को 1.5 महीने में लगाएंगे, यानी फरवरी के अंत तक, जनवरी 16 से शुरू करके। तो उस रफ्तार से तो हमें सबको लगाने में 22 साल लग जाते। तो यानी कि हमें कभी हर्ड इम्यूनिटी आती नहीं उस रफ्तार से। हमको तो शुरू करना चाहिए था कि जनवरी 16 से लेके 10 करोड़ प्रति माह और 2 महीने के अंदर 20 करोड़ प्रति माह लगाते, तब हम इस साल के अंत तक मतलब हर्ड इम्यूनिटी 70-80% पे पहुंच जाते। लेकिन हमने शुरू किया कि जो 1 करोड़ लोगों को 1.5 महीने में लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि 30 करोड़ जो जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको हम जुलाई के अंत तक लगाएंगे। उस रफ्तार से भी चलते तो हमें 3.5 साल लग जाते।
तो ये सारा का सारा जो ढील दिया कि हमने सब चीज में ढील डाल दी, हमने वैक्सीन नहीं बुक किए, हमने वैक्सीनेशन को तेजी से नहीं किया, हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग खत्म कर दिया, हमने टेस्टिंग को बहुत कम कर दिया, हमने जीनोम टेस्टिंग नहीं किया कि कौन सा नया वेरिएंट आ रहा है। यूके में जहां सबसे ज्यादा ये जीनोम टेस्टिंग हो रहा है, उनको भी 2 महीने बाद पता लगा कि जो केंट वैरायटी है जो सितंबर से घूम रहा था, उनको नवंबर में पता लगा कि वो बहुत ही विरुलेंट है और वो घूम रहा है। 2 महीने उनको लग गए। हमें तो हमारे यहाँ ये अक्टूबर से घूम रहा था जो ये डबल म्यूटेंट जिसको कहते हैं, और उसके बारे में हमें मार्च में पता लगा। अगर इतनी देर से हमें पता लगेगा तो कोई नया वेरिएंट आ जाएगा और वो घूमता रहेगा, हमें पता ही लगेगा, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमने हर चीज में ढील डाल दी थी, तो वैक्सीनेशन में भी ढील डाल दी थी। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम सितंबर अक्टूबर तक कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि इस रफ्तार से जिस रफ्तार से चल रहे हैं, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन डोज ऑर्डर तो आपने कर दिए, पर सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमें इनपुट नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने बैन लगा रखा था, तो अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो आप वैक्सीन कैसे तैयार कर लेंगे। उसी तरह जो दूसरा कोवैक्सीन है, उसके लिए भी जो टाइम लगेगा, क्योंकि वो फुल वायरस है, तो उसमें जो आपको जो BS3 BS4 लैब चाहिए वो सेटअप करने में टाइम लगता है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा। विदेशों से भी आप कह रहे हैं हम इंपोर्ट कर लेंगे, पर वहां पे तो अवेलेबल ही नहीं है। जो यूनिसेफ का कोवैक्स प्रोग्राम है कि जो हम गरीब देशों को 2 बिलियन डोजेज यानी कि 200 करोड़ डोजेज देंगे गरीब देशों को, उनको नहीं मिल पा रही है डोजेज। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने टेंडर फ्लोट किया था, किसी को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से कोई बहुत ज्यादा डोज मिल जाएंगी या हम बहुत ज्यादा यहाँ पे बना लेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमने ढील डाल दी थी पिछले साल, जिसकी वजह से हमने पहले से ऑर्डर नहीं किया, उसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से नहीं जा पाएगा। और अगर बहुत तेजी से नहीं जा पाएगा जुलाई अगस्त सितंबर में, तो फिर थर्ड वेव शुरू होने के बहुत चांस है, और वो खासकर बच्चों में शुरू होंगे। और बच्चों की ये समस्या है कि बच्चों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते कमरे में, एक न एक माता पिता को साथ रहना पड़ेगा। तो माता पिता जो साथ रहेंगे उनको भी हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड वेव कई तरह से माना जा रहा है कि डेंजरस होगी बड़ी। और जब बच्चों वगैरह में होगा तो कहाँ से कंजम्पशन रिवाइव होगा। परिवार तो परेशान रहेंगे कि हेल्थ का खर्चा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का खर्चा या बाकी जो दवाओं का खर्चा बढ़ जाएगा, उसमें ब्लैक मार्केटिंग हुई। तो इसलिए अभी कंजम्पशन इसलिए बढ़ाएंगे नहीं। खासकर मिडिल क्लास वाले, जो लोअर क्लास वाले हैं, वो तो जो उन्होंने बेचारों ने ऋण ले लेके अपना जो खर्चा चलाया है, तो उनके पास तो पैसा नहीं है कि वो खपत करना शुरू कर देंगे। तो अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में खपत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये अभी डर है कि जो अगस्त तक जो शायद दोबारा भड़क पड़े, तो लोग पैसा बचा के रखेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो खाना पीना बुनियादी चीजें वो तो सरकार को मुहैया कराना ही चाहिए इस समय। और जो एक्सपेक्ट कर रही है बिजनेस की जो शायद दोबारा रिवाइवल हो जाए दिवाली के आसपास, वो नहीं मुझे लगता कि कोई ऐसा बहुत रिवाइवल होगा, क्योंकि डर के माहौल में कोई ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करेगा। यानी सर 2021 भी जिस तरीके से हमारा कहने का मतलब है कि वो माइनस में रहा, तो अगर हालात इसी तरीके से रहे और जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस में आपने पूरा जवाब दिया, तो जो कमिंग ईयर या कमिंग सेशन रहने वाला है वो भी कोई बहुत खास नहीं रहेगा। यानी क्या आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जैसे इस बार -7.3 रहा, तो आने वाला जो सेशन है वो भी कुछ निगेटिव ही ग्रोथ रेट के साथ रहे? जी हाँ, यही मैंने पहले कहा था कि Q1 तो पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी, क्योंकि इस साल का अप्रैल महीना पिछले साल के अप्रैल के महीने से काफी अच्छा था। तो पिछले साल क्योंकि 50% की गिरावट थी, तो इस बार 20-22% की बढ़त तो रहेगी। तो इसलिए अप्रैल अच्छा रहेगा, तो Q1 में तो ग्रोथ रहेगी। लेकिन Q2 में पिछले साल के मुताबिक नेगेटिव रहेगा। Q3 भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का डेंजर है। Q4 डिपेंड करेगा कि आपने वैक्सीनेशन कितना किया और थर्ड वेव में आपने कितना संभाला या नहीं संभाला। तो Q4 भी चांस ये है कि कोई ग्रोथ ज्यादा रहेगी नहीं। तो अगर Q1 में ग्रोथ रही, Q4 में स्टैग्नेंट रहा, Q2 और Q3 में नेगेटिव रहा, तो ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा इस साल भी। तो पिछले साल में से -7% ऑफिशियली है, पर मेरा मानना है -29% है। तो इस साल -29 ना रहेगा तो -7 -8 तो हो ही सकता है। यानी कि पिछले साल से भी और इस साल हालत खराब रहेगा, और 2019 की लेवल तक तो अभी 2 साल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सर, डी सुब्बाराव जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, कल उन्होंने अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मनी प्रिंटिंग शुड बी द लीस्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट कैन कंसिडर कोविड बॉन्ड। यानी जो पैसे प्रिंट करा के सरकार डिस्ट्रीब्यूट करा दे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में,
वो अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी अर्थव्यवस्था की उन्होंने कहा कि ऐसी हालत नहीं हुई, बल्कि गवर्नमेंट जो है कोविड बॉन्ड का ऑप्शन ले सकती है। तो इस दोनों में किस तरीके का फर्क है? यानी अगर सरकार मनी प्रिंट करवा दे, यानी आरबीआई मनी प्रिंट करवा दे, या फिर गवर्नमेंट आरबीआई से कोविड बॉन्ड के फॉर्म में इस तरीके से पैसा ले ले, तो इन दोनों में क्या फर्क है? और क्या ऐसा करने से क्या लाइबिलिटी आरबीआई की या गवर्नमेंट की नहीं बढ़ती है? कौन इसमें से बेटर ऑप्शन माना जाता है इस तरीके के कैटास्ट्रॉफिक दौर में? देखिए, मैंने ये अपनी किताब में ये डिस्कस किया है काफ़ी एक्सटेंसिवली। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई करेंसी प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो नोटबंदी के समय 18 लाख करोड़ रुपए करीब करेंसी सर्कुलेशन थी, और वो बढ़ के अब करीब 28 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है। और पिछले एक साल में, क्योंकि अभी लोग पैसा ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो करेंसी सर्कुलेशन तो बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले साल बढ़ा, इस साल बढ़ा, अभी खासकर पिछले 2 महीनों में बढ़ा, क्योंकि सबके हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं कब जब मुसीबत आ जाए, कब पैसा, एम्बुलेंस को आपको 40-50 हज़ार रुपए देना है, रेमडेसिविर के लिए 70-80 हज़ार रुपए देना है, प्लाज्मा के लिए आपको देना है, अस्पताल में जाने के लिए देना है, तो लोग पैसा कैश होल्ड कर रहे हैं। तो करेंसी प्रिंटिंग तो चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि करेंसी प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, पर सवाल ये नहीं कि करेंसी प्रिंटिंग हो रहा है और करेंसी मतलब जो इन सर्कुलेशन बढ़ रहा है। सवाल ये कि सरकार का डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट इसलिए है क्योंकि आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है और आपके खर्चे बढ़ गए हैं। आपने फिजूल खर्ची काटी नहीं है। जैसे कि आपका जहाँ जहाँ फिजूल खर्ची होती थी उसको आप कम कर देते, तो उससे जो थोड़ा बचत हो जाती। तो डेफिसिट हो रहा है बजट में। अब डेफिसिट को कवर आप कैसे करें, ये सवाल है। तो जो एक सिंपल माइंडेड वे में लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई पैसा प्रिंट कर लो, आरबीआई पैसा प्रिंट कर ले, है ना, या बॉन्ड फ्लोट कर ले। तो बेसिक ये है कि आप डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करेंगे। डेफिसिट तो हो ही रहा है। जैसे कि पिछले साल सरकार ऑफिशियली कह रही है कि 9.3% का डेफिसिट था बजट में। वो तो सिर्फ सेंटर के बजट में था, उसमें स्टेट्स को ऐड कर लीजिए, पब्लिक सेक्टर को ऐड कर लीजिए, तो कम से कम 15-16% तो डेफिसिट था ही। फिर वो आंकड़ों को इधर उधर छुपा भी देते हैं, तो उससे ज़्यादा ही जो डेफिसिट था हमारा। इस साल वो कह रहे हैं कि 6.2 या 3% के करीब डेफिसिट रहेगा। तो डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सरकार ने जब बजट बनाया था तो पहली फरवरी को जो पेश किया था, उसमें तो एस्यूम किया था 11% की ग्रोथ होगी। लेकिन अभी तो 11% की ग्रोथ की जगह तो 0% की ग्रोथ हो या नेगेटिव ग्रोथ हो, तो यानी कि सारा बजट ही बिगड़ गया है। तो फिस्कल डेफिसिट भी बिगड़ जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो उसके लिए जो मैंने अपनी किताब में सजेस्ट किया था, ये कोविड बॉन्ड फ्लोट किए जा सकते हैं, जो अमीर लोग जिसको सब्सक्राइब करें और बैंक सब्सक्राइब करें। पिछले साल बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी थी 8 लाख करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा था कि 8 लाख करोड़ रुपया जो वो आरबीआई में डिपॉजिट कर देते हैं, उसकी जगह वो सरकार को दे सकते हैं। तो उसके लिए कोई जब मनी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कि आप जो आरबीआई से जब पैसा ले रहे हैं, क्योंकि वो बैंकों ने डिपॉजिट किया है आरबीआई में। तो बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करने की जगह वो सरकार के जब बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कोविड बॉन्ड। फिर दूसरा, स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, तो उनको सरकार ऑफर कर सकती है कि वो कोविड बॉन्ड फ्लोट करके। तो अगर इस साल जो बैंक हैं वो 4 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई में डाल रहे हैं, तो 4 लाख करोड़ रुपए वहां से आ सकता है। फिर जो मतलब और है, वो कोविड बॉन्ड फ्लोट करेंगे, तो कुछ अमीर लोग हैं वो अपना चाहेंगे कि कुछ उनको सर्टेन रिटर्न मिले, तो वो लोग कुछ सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद जो ये 6-7 लाख करोड़ रुपए आपका इस तरह से कोविड बॉन्ड से आएगा, उसके बाद फिर आप आरबीआई को कह सकते हैं, अगर और पैसा है, कि भाई आप हमारे बॉन्ड खरीदो। तो उसको लोग कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, क्योंकि जब जब वो बॉन्ड खरीदेगा तो उसके एवज में आरबीआई फिर पैसा सरकार को देगा। तो वो जो है वो मतलब एक तरह से जो लायबिलिटी है सरकार की, वो बढ़ रही है, तो उसको हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। अभी दूसरी चीज ये है कि अभी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत तेजी से बढ़े हैं, इस वजह से कि हमारा इंपोर्ट उतना नहीं बढ़ा है, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है, और फॉरेन कैपिटल अंदर आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट पे मतलब जो इनफ्लो हो रहा है। तो जितना कैपिटल मतलब आता है, जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, उतना ही जो फिर करेंसी मार्केट में आ जाती है, क्योंकि जिसके पास वो डॉलर है, वो डॉलर सरकार आरबीआई को देगा और आरबीआई उसकी जगह कैश देगा। तो उसकी वजह से हमारा जो कैश बढ़ रहा है इकोनॉमी में। तो इसलिए सरकार को अगर ये रिसोर्सेज चाहिए, तो कोविड बॉन्ड सबसे पहले, और सेकंड फिर आरबीआई जो उन बॉन्ड्स को खरीदे, पर पहले मार्केट में वो करके फिर वो बाकी आरबीआई के ऊपर बर्डन पड़ेगा। और आरबीआई ने अभी डिविडेंड भी दिया है 99,000 करोड़ रुपए का सरकार को। तो जो उसके जो इनकम स्टेटमेंट है, उसमें जो सरप्लस है, वहां से उन्होंने 99,000 करोड़ रुपए सरकार को दिया है।
ठीक है। तो सर आखिरी सवाल मेरा यही है इस पूरे डिस्कशन में कि अब इस वक़्त जिस वक़्त हम हैं और सेकंड वेव अभी मतलब खत्म हुई है, ऑल्दो केसेस काफ़ी खत्म हैं फिर नहीं भी। हुई है अभी तो खत्म हाँ, नहीं हुई है, हुँ, डिक्लाइन पे है। डिक्लाइन पर पे है, अभी भी बिल्कुल। मतलब 90,000 केसेस अगर कल थे, हुँ, तो 90,000 केसेस तो पिछली पीक के बराबर हुए। हुँ, तो अभी हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया है, और हुँ, खतरा ये है कि म्यूटेट करेगा। हुँ, जितना वो फैलता है हुँ, उतना म्यूटेट करता है, हुँ, और म्यूटेट करके नए वेरिएंट आ जाते हैं। जैसे कि वियतनाम में सुनने में आ रहा है कि एक नया वेरिएंट निकला है, हुँ, जो इंडियन वेरिएंट और जो यूके का वेरिएंट है, इसका मिक्स है। और हुँ, वो बहुत तेजी से वियतनाम में पूरा बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब हुँ, उनके हाथ से निकल रहा है, वहां हुँ, पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हुँ, इस तरह से म्यूटेशन जो होते हैं वो हुँ, एक के बाद एक निकलते रहते हैं। तो जब तक ये आखिरी व्यक्ति को है, हुँ, तब तक ये म्यूटेट करके एक नया वेरिएंट बन सकता है। हुँ, तो इसीलिए तो ये कहा गया है कि अभी हमको सबको ये रियलाइज है कि हम कलेक्टिविटी हैं। हुँ, मतलब कि इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हो सकता है, बोल्सोनारो जो बिल्कुल, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उनको हो सकता है, हमारे बिल्कुल। होम मिनिस्टर को हो सकता है, और गरीब आदमी को हो सकता है। हुँ, और एंटार्क्टिक तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं हुँ, कि वो एंटार्क्टिक में नहीं पहुंचा है जहां पे इतनी ठंड है। हुँ, तो सारे देशों में, सब जगह, सब क्लास में, हुँ, सब जगह। तो इसलिए हम एक कलेक्टिव हैं। हुँ, हमको इसको डील करना है कलेक्टिविटी के, और इसको एलिमिनेट करना है। तो हुँ, जब तक कि सब में एलिमिनेट नहीं होगा, तब तक खतरा बना रहेगा। हुँ। तो इसलिए तो अभी सेकेंड वेव को हम ये नहीं मान के चल सकते कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अ, तो ये लास्ट सवाल मेरा असल में इसी से रिलेटेड था कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्राइसिस बहुत बड़ी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो भी क्राइसिस उतनी ही बड़ी है। तो आखिरी सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था कि क्या स्ट्रैटेजी सरकारें या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्ट कर सकती है ताकि ये पूरा साल और मार्च तक हम किसी न किसी लेवल पे इकोनॉमी को एक बेहतर पोज़ीशन पे पहुँचा पाएँ ताकि जो नेगेटिव ग्रोथ या फिर जो खराब हालात पिछले साल देखने को मिली है, कम से कम उससे कुछ बेहतर सिचुएशन ये या फिर नेक्स्ट सेशन मार्च तक पॉसिबल हो सके। तो जैसे मैंने कहा कि जो आरबीआई की नीतियां हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकती हैं। हुँ, वो तो क्रेडिट के हैं, वो इंटरेस्ट रेट कम करने की हैं। हुँ, लेकिन जब क्रेडिट की डिमांड ही कम हो, तो जैसे पिछले साल आरबीआई बैंकों को बराबर कह रहा था कि भाई आप 8 लाख करोड़ रुपए हमारे पास डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी जगह बिजनेस को दे दो। और बैंक कह रहे थे कि जब बिजनेस वाला सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसका आउटपुट गिर गया है, वो बिल्कुल। क्रेडिट ले नहीं रहा है, तो हम कैसे उसको क्रेडिट दे दें। हुँ, दूसरी ये समस्या है कि जो क्रेडिट लेने आ रहे थे हुँ, उनके एनपीए बहुत हाई थे, तो हुँ, उनको दे देंगे तो और एनपीए बढ़ जाएगा। हुँ, तो इसलिए बैंक जो है क्रेडिट जो है इतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिए था। जो आरबीआई, तो आरबीआई तो इस समय कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। हुँ, जो करना है वो सरकार को करना है। अब हुँ, सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वो फार्म बिल वगैरह कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम जो है लोगों के हाथ में पैसा दे देंगे तो ज्यादा कुछ खर्च नहीं करेंगे। तो जो गरीब आदमी है जिसको खाने पीने को नहीं मिल रहा, तो खाने पीने पे खर्च करेगा ही करेगा। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि जब गरीब आदमी को देने से वो सिर्फ बचत करेगा। हुँ, जिसके पास खाने पीने का नहीं है वो बचत कैसे करेगा। हुँ, तो सरकार की जो थिंकिंग है वो सप्लाई साइड की है, हुँ, वो डिमांड साइड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और वो हमने पिछले कई सालों से देखा है, और खासकर पैंडेमिक के दौरान। तो अभी इस समय जो जरूरत है, डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। हुँ, जितना डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस दोबारा रिवाइव कर पाएगा जब हुँ, लॉकडाउन खुलेगा। हुँ, अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो बिजनेस प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। और जो सरकार है वो अपना कह रही है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हुँ, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ नहीं रहा हुँ, सरकार का। और फिर उनका जो खर्चा है वो किस पे खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। जैसे रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, हाईवेज हैं, तो वो तो बहुत मैकेनाइज्ड है। पहले जैसे सड़क का काम चलता था तो वहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते थे। अब वहाँ 5 लोग होते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स, और जो क्रेन्स के जरिए काम करते हैं। हुँ, तो वहाँ पे जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा नहीं होता है, हुँ, पहले होता था। हुँ, तो इसलिए हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना पड़ेगा, हुँ, लोकल प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना पड़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि गांव में मतलब टेलीकॉम की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ पे छोटे पॉन्ड हैं, उनमें करेंगे तो वहाँ पे ज्यादा रोजगार पैदा होगा। तो हुँ, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसको 4 गुना बढ़ा देना चाहिए। हुँ, मतलब 100 दिन की जगह 200 दिन का काम दे देना चाहिए। वहाँ हुँ, पे तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए उनकी, जिससे हुँ, कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आए, है ना। हुँ, उसी तरह अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पे यूथ के हाथ में पैसा आएगा, है ना, हुँ, अगर उसको काम मिलेगा तो हताशा निराशा का भी हुँ, कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। फिर जो माइक्रो यूनिट्स हैं,
माइक्रो यूनिट जो फेल कर रहे हैं, जो रिवाइव नहीं कर पा रहे। अभी कल के अखबार में खबर थी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो छोटे छोटे यूनिट्स थे, कानपुर में थे, तमिलनाडु में थे, महाराष्ट्र में, वो बंद पड़े हैं या बंद होते चले जा रहे हैं। तो उनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे रोजगार बहुत है, और वहाँ पे रोजगार में अगर पैसा जाएगा तो वहाँ पे इससे डिमांड जनरेट होगी। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि माइक्रो यूनिट्स को भी रिवाइव करना बहुत जरूरी है इस समय। तो उनके लिए भी एक अलग से प्रावधान होना चाहिए। फिर जो रेडी पटरी वाले हैं, उनका काम कैसे चले, उनको कैपिटल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि दिल्ली में और बाकी जगह कहा गया था कि 10,000 रुपए जो फल सब्जी बेचने वाले हैं उनको मिलेगा, या जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको 5,000 रुपए मिलेगा। तो कुछ ऐसा हो तो फिर प्रावधान होगा, तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि ये लोग सेव करेंगे, क्योंकि ये लोग, इनके पास खाने पीने का नहीं है तो खर्च करेंगे, इनको जरूरत की चीजें हैं। वो तो अपर मिडिल क्लास को आप दें, मिडिल क्लास को दें तो वो सेव कर लेगा, पर अगर लोअर क्लासेस में आप देंगे तो वहां पे ऐसा नहीं कि वो बचत कर लेगा। तो सरकार ये गलत कह रही है कि नहीं, अगर अभी हम पैसा देंगे तो वो सेविंग में जाएगा, वो खपत नहीं होगी, खर्च नहीं होगा। तो इसलिए हमको आम आदमी का ध्यान रखना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए पॉलिसी जब बनाएंगे तो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आने लगेगी। और वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है ही, उसको जितना एक्सेलरेट कर सके, और इसको एक पब्लिक गुड मानना चाहिए। तो फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसी तरह टेस्टिंग को पब्लिक गुड मान के टेस्टिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, जीनोम टेस्टिंग एक्सपैंड करना चाहिए, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्सपैंड करना चाहिए, जिससे कि हम अगर तीसरी वेव हो तो उसके लिए तैयार रहें। और हॉस्पिटल सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए। वहाँ पे एक समस्या आएगी कि डॉक्टर और नर्सेज कहाँ से आएंगे। डॉक्टर और नर्स तो ओवरनाइट नहीं बना सकते। आप कोई स्टेडियम में आप बेड डाल सकते हैं, वहाँ पे कुछ सुविधा दे सकते हैं, पर वहाँ पे अगर डॉक्टर और नर्स नहीं होगा तो उसका जब कामयाब नहीं होगा ज़्यादा। इसलिए अभी डॉक्टर्स और नर्सेज कम हैं, तो इसलिए अभी जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको टेली कंसल्टिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। हम अभी भी इसको वॉर लाइक सिचुएशन नहीं समझ रहे, जबकि हमें इसको वॉर लाइक सिचुएशन की तरह से डील करना पड़ेगा। सारे देश के रिसोर्सेज एक साथ करने पड़ेंगे, और जो सेंटर स्टेट के बीच में व्यवधान वगैरह है, जो लोकल बॉडीज के साथ परेशानी है, जो हमारे यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी है उसका, ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देके एक बहुत ही वॉर स्ट्रैटेजी जैसे तैयार होती है उसके तहत चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव आंसर दिया, सारी चीज़ों को कवर किया, सारे सवाल को बहुत अच्छी तरीके से दिया। बहुत सारी पॉजिटिव आउटपुट भी निकला कि इकोनॉमी को फिर से पटरी पे लाने के लिए किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से करने की ज़रूरत है। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन। थैंक यू।